अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम न्यूज लाउंज के साथ मैं हूं इरफाना सईद। प्रोग्राम का आगाज करेंगे अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तुम्हारी उम्मत है जो हकीकत में एक ही उम्मत है और मैं तुम सब का परवरदिगार हूँ, बस तुम मेरी ही इबादत करो। मगर लोगों ने आपस में अपने दीन में फिरकाबंदियां कर लीं, सब के सब हमारी तरफ ही लौटने वाले हैं। ये सूरह अंबिया की आयत नंबर 92 ta 93 थी, जिसका तर्जुमा मैंने आपके सामने पेश किया है। बहुत सी अहम खबरें मेरे सामने, उन्हें शामिल करते हैं नवाए वक्त टुडे में। और आज की नज़ीन जो अहम खबर है वो अमेरिका के स्टेटमेंट के हवाले से है। तमाम नेटवर्क से निपटने का फिर मुतालबा, जरूरी हुआ तो पाकिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ खुद कार्रवाई करेंगे, ये अमेरिका कह रहा है। अब दहशतगर्दों के खिलाफ खुद कार्रवाई करने के हवाले से अमेरिका का क्या मतलब है, क्या मुराद है और कहां कहां उसे जरूरी लग सकता है पाकिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करना, इस पर हम बात करेंगे। एक और अहम खबर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान ने इस्तीफा दे दिया। अफगान सरहद से दहशतगर्द नेटवर्क्स का खात्मा कर दिया। पाकिस्तान दुनिया के साथ जितना आज जुड़ा है पहले कभी ना जुड़ा था। आर्मी चीफ जरदारी डाकू फजलुर रहमान की कीमत डीजल का परमिट, तीसरी कुव्वत आई तो जिम्मेदार नवाज शरीफ होंगे, ये इमरान खान साहब का कहना है। और एक खबर जो वज़ीर आला पंजाब के हवाले से है, वो ये कहते हैं कि जग हसाई ना कराई जाए, जग हसाई चाहते हैं इंतशार की सियासत करने वाले, फिर से तमाशा बनाया जा रहा है। और कुछ बयानात ऐसे थे जो इस वक्त अखबार की सुर्खियों में मौजूद ज़रूर हैं, लेकिन मैंने उन्हें प्रोग्राम से हज़फ किया है और उन्हें हज़फ कर देना ही शायद बेहतर था, क्योंकि मैंने कल भी अपने प्रोग्राम में बात की थी कि जिस किस्म की गैर पार्लिमानी ज़बान आजकल हमारे सियासतदान इस्तेमाल कर रहे हैं, ये किसी तौर उन्हें ज़ेब नहीं देती है। और इस पर हम बारहा डिस्कशन कर भी चुके हैं। आज भी मैं थोड़ा सा इस पर बात ज़रूर करना चाहूँगी। मेरे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू शख्सियत जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सईद आसिफ साहब। सईद आसिफ साहब खुश आमदीद कहती हूँ आपको। और जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा कि मैंने कुछ ऐसी सुर्खियाँ थी जिन्हें हज़फ किया है, वजह आप जानते हैं, स्टेटमेंट्स भी आप जानते हैं, इस किस्म की गैर पार्लिमानी जबान। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिस तरह कौम के जो कायदीन हैं उनसे कौम इंस्पायर होती है, उनके किरदार से, उनके तर्ज अमल से, उनकी गुफ्तार से। तो अगर कौम के कायदीन ही ऐसा तर्ज अमल इख्तियार करे, ऐसी ज़बान इस्तेमाल करें जो शाइस्तगी के किसी ज़ुमरे में ना आती हो, तो यकीनी बात है कि फिर कौम के जहनों में कुछ सियासतदानों के किरदार के हवाले से पहले ही वो बदगुमानियों का शिकार हैं। और अगर इनकी ज़बान, इनके लबो लहजे से भी एक किस्म की वो तासुब की बदबू आती हो दूसरों के बारे में, और मुनाफरत का इज़हार होता हो, और बदतमीज़ी का कल्चर फ़रोग पाता नज़र आता हो उस ज़बान के ज़रिए, तो मेरे ख्याल है वो काबिल कबूल नहीं हो सकती कौम के लिए भी। तो इसके लिए आपने बजा कहा है कि इस तरह यानी कि गैर मुहज़्ज़बाना अंदाज़े तख़ातुब अगर इख्तियार किया जाए तो इससे फिर मजमूई तौर पर हमारी सियासत का क्या इमेज डिवेलप होता है। असम्बलियों में देखते हैं हम, मुंतखब ऐवानों में, वहाँ एक टर्म है पार्लिमानी लैंग्वेज और गैर पार्लिमानी लैंग्वेज, तो वहाँ हज़फ कर देते हैं। अगर कोई स्पीकर महसूस करता है कि ये गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए हैं किसी मुअज़्ज़ज़ रुकन असम्बली ने, रुकन असम्बली तो मुअज़्ज़ज़ ही होते हैं ना, तो वो अगर गैर पार्लिमानी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो वो स्पीकर का एक सवाबदीदी इख्तियार होता है कि वो एक्सपंज कर देता है, कार्रवाई से हज़फ कर देता है। तो मेरा ख्याल है अगर सियासतदान हमारे जो कायदीन हैं ख़ुद ही इतनी शऊर आगही जो है वो उनमें हो कि उनके अल्फाज की तासीर जो है वो मनफी असरात मुरतब कर रही है या मुस्बत असरात मुआशरे पर, कौम पर, तो मेरा ख्याल है उन्हें खुद ही एक अपने आप को गाइडलाइन बनाना चाहिए कौम के लिए। तो मेरा ख्याल है आज का जो कल्चर है हमारा, इसमें ख़ास तौर पे इमरान खान साहब ने जिस लबो लहजे का इस्तेमाल शुरू किया, और उसके जवाब में अगरचे अभी तक उस सख्त लबो लहजे की नहीं आपको निशानदेही हो पाती दूसरों की तरफ से, लेकिन फिर भी ये कल्चर जो है डेवलप ज़रूर पा रहा है। ठीक है ना। अब नवाज शरीफ साहब ने भी पिछले हफ्ते एक तकरीर में वो डुगडुगी बजाने वाली बात भी की और कुछ और अल्फाज भी इस्तेमाल किए। इसी तरह फजलुर रहमान साहब अक्सर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा जो हमारे
खान साहब की लैंग्वेज अगर देखी जाए नहीं, मैं अर्ज करूँ कि मुत्तहिदा के इल्ताफ भाई जो थे जी, उनकी तरफ से जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती थी वो तो बहुत ही शर्मनाक हद तक कंडेमनेबल आप उसको कह सकते हैं। तो बहरहाल हमारी कौमी सियासत में अगर शाइस्तगी होगी तो कौम में भी शाइस्तगी होगी। तो यही इन्हें तवक्को करनी चाहिए हमारे सियासी कायदीन को कि वो जो बीज रहे हैं वही उन्होंने काटना है। बिल्कुल ठीक है। मतलब इससे सैयद आसिफ साहब इत्तेफाक करते हैं कि इससे फर्क पड़ता है। अब जैसे खान साहब के हवाले से हम ये कहते हैं कि एक बहुत यंग एक ग्रुप है जो उनका वोट बैंक भी है और जो उनके सपोर्टर्स भी हैं, जो उनके हामियान भी हैं। इसी तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से अगर हम बात करें तो उसके कुछ कारकुन ऐसे हैं जो हमेशा से उसके साथ थे और आज भी वफादारी का दम भरते हैं। फर्क पड़ता है कारकुनों की वफादारियों पर भी, उनके किरदार अदा करने में भी, उनको जोशीला मजीद बनाने में भी, उनमें मजीद पैनिक क्रिएट करने में भी, इश्ताल भरने में भी, इस किस्म की ज़बान। बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। देखिए ना इरफाना, एक रोमांटिसिज्म है ये सियासत भी ना, कायदीन के साथ जो एक जज्बात जिस तरह वाबस्तगी होती है, बिल्कुल सही, वो बहुत एक किस्म का आप समझे कि इंस्पायरेशन वाली बात है, मोहब्बत करते हैं अपने कायदीन से। तो उसमें यकीनी बात है अगर जिससे वो इंस्पायर हो रहे हैं, अगर उसका किरदार जो है, उसकी गुफ्तार जो है वो अपने मुहिब के लिए अच्छी महसूस नहीं होगी तो वो जरूर फील करेगा कि मैंने किसका चुनाव किया है। बिल्कुल ठीक है ना। तो ये कायदीन को पेश नजर रखना चाहिए, ये बात बिल्कुल ठीक हो गया। चलें कुछ अपनी लीड खबरों की तरफ आते हैं। अमेरिका के किरदार के हवाले से कुछ बात करते हैं। अमेरिका ये कहता है कि अगर ज़रूरी हुआ तो पाकिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ खुद कार्रवाइयाँ करेंगे। अब क्या लगता है अमेरिका को कहाँ कहाँ कार्रवाइयाँ करना ज़रूरी लग सकता है? उन्हें पहले भी एक दफ़ा ज़रूरी लगा था और उन्होंने एबटाबाद में कार्रवाई की थी। इरफाना सिर्फ एबटाबाद में नहीं और भी बेशुमार मुकामात पे कार्रवाई हुई थी। उस वक्त जब ये 9/11 के बाद ये मुशर्रफ साहब ने जो किरदार कबूल किया था फ्रंटलाइन इत्तेहादी का इस दहशतगर्दी के खात्मा की जंग में, तो उसके बाद अमलन डिक्टेट कराता रहा अमेरिका पाकिस्तान को कि आपने ये करना है, ये करना है। डू मोर वाली बात जो है वो भी सामने आती रही और फिर उस पर ही इत्तेफाक नहीं होता था। जहां अमेरिका महसूस करता था, अब उसके महसूसात की जो बात है वो उसकी अपने आप कह लें कि तरजीहात है। तो हमारे खित्ते में जहां वो चाहता था, हम तो ये कहते हैं कि जहां वो चाहता था वो एक्शन लेता था, फिजाई एक्शन भी और ज़मीनी एक्शन भी उसने लिए। सलाला वाला आप देख ले, चेक पोस्टों पर जिस तरह नेटो फोर्सेस ने बमबारी की थी और हमारे 24-25 जवान शहीद हुए थे वहाँ। इसी तरह और भी बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं जिसमें अमेरिका की बराह रास्त मुदाखलत जो है वो होती रही है। एबटाबाद के हवाले से मैंने जो खुसूसी तौर पे जिक्र किया सैयद आसिफ साहब ने, कुछ थोड़ा सा टेक्निकली इस हवाले से ये जानना चाहूंगी कि एबटाबाद में एक वाकया पूरा पहले पेंट किया गया, फिर उसके बाद उसका एक स्क्रिप्ट बनाया गया, उसके बाद उसकी को एक पूरी तश्कील दी गई, ड्रामाई तश्कील दी गई। एबटाबाद में हुआ यूं कि उन्हें पता चला कि यहाँ पर उसामा बिन लादेन मौजूद है, उसका नेटवर्क मौजूद है, वहाँ पर जहाज आए, कार्रवाइयाँ हुई, उन्होंने वो शख्स मारा भी, उसको वो वहाँ से ले भी गए, उसके बाद लाश भी उन्होंने दिखाना ज़रूरी नहीं समझा। मतलब इस किस्म के वाक़यात अगर वो आज ये कह देते हैं कि लाहौर में भी है, फैसलाबाद में भी है, मुल्तान में भी है, बहावलपुर में भी है, हम क्या बिगाड़ लेंगे? कुछ नहीं बिगाड़ लेंगे। जब तक हम में गैरत बेदार नहीं होगी हमारा यही असर होता रहेगा। अब देखिए ना, अगर अमेरिका ने अपने तय ये तस्वर कर लिया है कि उसे अपनी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी मुल्क में मुदाखलत करने का हक हासिल है, किसी भी मुल्क की सरज़मीन पर हमला करने का हक अल्फाज दोहरा सकती हूँ, आप मुझे इजाजत देंगे? अपनी आज़ादी और अपनी खुद मुख्तारी के लिए। ये आपने बहुत अहम लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना कि अमेरिका की अपनी आज़ादी और अपनी खुद मुख्तारी। क्या ये सोच हम में नहीं आ सकती? बिल्कुल ठीक। क्या हमें अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी अजीज नहीं है? बिल्कुल ठीक। क्या हमारी जो अफवाज है, जो काबिल फ़ख्र अफवाज है, जिन्होंने हमारी आज़ादी और खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ किया भी हुआ है, 3 जंगें लड़ी हुई हैं, क्या इस वक्त अगर हालात ऐसे हों कि किसी की तरफ से बैरूनी, इंडिया तो खैर हमारा दुश्मन है ही, अगर किसी और की तरफ से भी हमारी सालमियत को चैलेंज हो रहा हो, तो क्या हम इतने इस काबिल नहीं है कि उस चैलेंज का हम सामना करें और अपना दिफा करें? और ये मैं समझता हूँ कि अमेरिका की तरफ से ये बार बार की मुदाखलत है, ठीक है, हमारी यानी कि अंदरूनी मामलात में, जिस तरह वो डिक्टेट कराता रहा है हमें, और जिस तरह फिर मुशर्रफ साहब ने अमेरिका के हवाले किए थे नेटो फोर्सेस के, हमारे 3 एयर बेसिस अमेरिका के हवाले कर दिए थे, वहीं से
ये जो नेटो फोर्सेस के जहाज उड़कर अफगानिस्तान में भी बमबारी करते थे और हमारी धरती पर भी बमबारी करते थे। ठीक है। तो ये अगर हम कौमी गैरत वाली बात भी है तो उसमें भी हमें देखना पड़ेगा कि क्या हमने कितनी बट्टा लगाया, हमने अपनी कौमी गैरत को और अपनी सलामती के तकाजे कितने पूरे किए। लेकिन अगर अमेरिका तो ये कहता है कि हुकूमत और खुसूसन ISI बिला इम्तियाज कार्रवाइयां नहीं करती है। ये तो एक इल्जाम लग रहा है ना। ये देखें ना, ये तो इंडिया की जुबान है इस वक्त। आप देखिए इंडिया जिस तरह एक यानी कि दबाव में, आलमी दबाव में है, जितना कश्मीरी नौजवानों ने जिद किया है इंडिया को, और ख़ास तौर पे ये सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके जिस तरह उन्होंने एक बेदारी की, आगाही की मुहिम चलाई पूरी यानी कि एक आलमी फोरमों पर, तो एक आगाही आलमी क़यादतों को भी है, आलमी फोरमों को भी है, अक़वाम आलम को भी है कि इंडिया कितने मज़ालिम तोड़ रहा है मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों पर। तो अब इंडिया की ये एक स्ट्रेटजी उसने बनाई कि इनको दरअंदाज यानी कि दहशत गर्दी के खाते में डाला जाए, और उस हवाले से पाकिस्तान को वो ब्लेम करता है कि इधर से फिल्ट्रेशन होती है, यहाँ से दरअंदाजी होती है, यहाँ से लोग जाते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं, उनकी मुआवन बनते हैं। तो ये बात यही है ना कि हमने एक जो मुनाफिकाना किरदार है आलमी क़यादतों का, इस हवाले से, जहाद के हवाले से और दहशतगर्दी के हवाले से, ये एक मुसलमा जो जिहाद है, ये एक मुसलमा एक तस्लीम शुदा है जिहाद जो है। अगर किसी कौम ने अपनी आज़ादी के लिए किसी के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं और वो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उसको हम दहशतगर्दी के खाते में किसी सूरत नहीं डाल सकते। कश्मीरी जो है, फ़लस्तीनी जो है, ठीक है ना, ये जिहाद कर रहे हैं अपने मंजिल के हसूल के लिए। अच्छा, वो अपनी मंजिल के हुसूल के लिए जिहाद कर रहे हैं। यासीन मलिक को जो अंदर रख के ज्यादतियां की जा रही हैं, जुल्म किया जा रहा है, जो उनको इलाज यही बात है ना। अब ये देखें ना कि यासीन मलिक की हालत के हवाले से ये सारी बातें दुनिया के सामने, ये दहशतगर्दी दुनिया देख रही, यही बात है ना। असल में ये तो अमेरिका को समझाने वाली बात है कि आपकी तवज्जो इस तरफ तो नहीं जाती। इंडिया जो कुछ कर रहा है उसकी तरफ से आप आंखें मीच लेते हैं और हमारी तरफ आप चढ़ाई शुरू कर देते हैं। अगर यानी कि कोई इम्तियाजी सलूक ना किया जाए, बिला इम्तियाज पॉलिसी इख्तियार की जाए, हम ये तय की जाए कि दहशतगर्दी का तदारुक करना है, ठीक है, तो उसके लिए बिला इम्तियाज हर एक के साथ सलूक होना चाहिए। जहाँ जहाँ आपको महसूस हो रहा है कि दहशतगर्दी है, अगर इंडिया यानी कि हुकूमती सतह पर, ये तो मैं कहता हूँ ना, हम पर तो इल्जाम होता है नॉन स्टेट एक्टर्स वाला, ठीक है, मकबूजा कश्मीर में तो इंडियन की फोर्सेस जो है वो दहशतगर्दी कर रही है, तो आपको ये क्यों नजर नहीं आता? ठीक है ना। तो ये सारी बातें हैं। अगर जब तक हम इसके क्लच से आज़ाद नहीं होंगे अमेरिका के, उस वक्त तक अमेरिका हमें इसी तरह डिक्टेट कराने की कोशिश करता रहेगा। आज़ादी किस तरह मिलेगी अमेरिका की? आज़ादी अब देखिए, ये तो हमारे हुक्मरानों की सोचने की बात है। ये मेरा ख्याल है ये अब शायद एक फैसला कुन मराहल में है इस वक्त हम। अच्छा। और यहाँ एक स्ट्रेटजी बदल भी रही है। अब जो सिनेरियो इस वक्त है खित्ते का, उसमें जो ताकत का तवाज़ुन बिगाड़ने की कोशिश की अमेरिका ने, इंडिया की सरपरस्ती करके उसको थानेदार बनाकर, या इस इलाके का जिस तरह वो तवाज़ुन बिगड़ा, तो उसमें फिर इस खित्ते की जो दूसरी कुव्वतें हैं, चाइना है, रशिया है, उनको भी एहसास हुआ कि इस तरह तो ज़ाहिर एक आलमी तबाही की बात है ना। एक तरफा एक बग टू टाप दौड़े चले जाएंगे किसी एक जन्म, और वो तबाही वाला रास्ता होगा और रोकने वाला कोई नहीं होगा, तो फिर तो ज़ाहिर तबाही है ना। बिल्कुल सही। तो इसमें फिर एक वाइजर, मैं समझता हूँ कि एक अप्रोच जो है वो एक इस वक्त इस खित्ते में मौजूद है। चाइना, रशिया और पाकिस्तान की जो एक इत्तेहाद हुआ है, ईरान भी अब इसी यानी कि आप कह लें कि इसी मुफाहमत वाले इसमें आ रहा है, दायरे में आ रहा है। तो ये अगर सारे मिल जाए तो यकीनन किसी और को, मैं तो यहाँ अक्सर कहा करता हूँ कि अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान सिर्फ दो मुल्क ही आपस में मिल जाए ना, तो किसी और की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी दहशतगर्दी के खात्मा के लिए कि आप आए और यहाँ से। पाकिस्तान और अफगानिस्तान, और आपको अगर लगता ये है कि दोनों अफगानिस्तान पाकिस्तान से कभी मिल पाएगा? कभी नहीं मिलता ना। यही अलमिया तो यही है ना। वो इंडिया के शिकंजे में है, यानी कि वो जो मोदी सरकार है उसने जो चकमे लिए, उससे पहले जो करजई साहब थे वो अमरीकी बैसाखियों पर आए हुए थे। इक़्तिदार में 2 टर्में उन्होंने गुजारी अमरीकी बैसाखियों पर। उन्हें ज़ाहिर है जिसने इक़्तिदार दिया, जिसने रोटी के टुकड़े डाले, उसने उसी के गुण गाने थे, वो गाते रहे गुण और पाकिस्तान पर चढ़ाई करते रहे। इसी तरह अब ये जो मौजूदा काबुल हुकूमत है,
ये शुरू में तो ऐसे तासर मिला था हमें, कुछ ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ था अफगानिस्तान की तरफ से। जिस तरह अशरफ गनी साहब यहाँ आए, पाकिस्तान का दौरा किया, GHQ का दौरा किया, उन्हें जो ब्रीफिंग दी गई, तो उससे महसूस यही होता था कि शायद अब ये दोनों मुमालिक जो है इन्हें एहसास हो गया है, ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान को, कि ये सारी जो खराबियाँ पैदा हुई ये बैरूनी मुदाखलत की वजह से हुई है। तो अगर आपस में ये मिलकर एक, इनको पता है पॉकेट्स कहाँ हैं, ठीक है ना, अफगान काबिल इंतजामिया को भी पता है कि कहाँ कहाँ दहशतगर्दों के महफूज ठिकाने हैं। इसी तरह पाकिस्तान में अगर कहीं कोई महफूज ठिकाने अब भी हैं दहशतगर्दों के, तो हमारी एजेंसियों को भी पता है। अगर ये दोनों ममालिक की एजेंसियाँ, दोनों ममालिक के हुक्मरान बहम अफहाम व तफहीम से दहशतगर्दी के खात्मा के लिए कोई मुश्तरका स्ट्रेटजी बनाए, तो कोई वजह नहीं कि दहशतगर्दी का नासूर यहाँ से तलफ ना हो और किसी की हमें ज़रूरत पड़े बाहर से किसी को मदद के लिए तलब करने की। बिल्कुल ठीक हो गया। इस हवाले से मैं आर्मी चीफ का स्टेटमेंट जरूर शामिल करना चाहूंगी। अफगान सरहद से दहशतगर्द नेटवर्क्स का खात्मा कर दिया। पाकिस्तान दुनिया के साथ जितना आज जुड़ा है पहले कभी नहीं था। अमेरिका के लिए एक बहुत वाज़ेह और बहुत दो टोक जवाब भी नहीं है इसमें, इस स्टेटमेंट में? बिल्कुल है, बिल्कुल है इसमें। अब देखिए ना, यही जो मैं पहले अर्ज कर रहा हूँ कि और आपको नहीं लगता है कि कुछ इसी किस्म का जवाब दफ्तर खारजा की तरफ से भी जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए और ये बावर कराना चाहिए हमें ख़ास तौर पे अगर कोई ऐसी फ़िज़ा बनती है जिस अब आजकल वो कोई डायलाग चल रहे हैं इनके तालिबान के और अफ़गान हुकूमत के, तो अगर ये डायलाग पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों हुकूमतों के माबैन हो, तो मेरा ख्याल है इनको फरीक बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तालिबान को, वो तो ज़ाहिर है एक दहशतगर्दी के हवाले से जिसके ख़िलाफ़ हमने एक यानी कि इस वक्त ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़ब जारी है हमारा, वो फरीक कैसे हो सकते हैं जिनके खिलाफ हम एक्शन कर रहे हैं? अगर उनको हम फरीक तस्लीम कर लेंगे तो फिर तो हम कमज़ोर विकेट पर खुद ही आ जाएंगे, उनको तस्लीम करेंगे फिर हम। बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए अगर, जिस तरह मैं पहले अर्ज़ कर रहा हूँ कि दोनों अगर मुमालिक जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये दोनों मिल जाएं, बाहम मिल के एक मुश्तरका स्ट्रेटजी बनाएं, तो किसी के मरहून मिन्नत होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी डायलाग ये यानी कि इंतहा कोई दहशतगर्द तंजीम है तो आप मजबूर है कि आप उसके साथ मुज़ाकरात करेंगे, ये आपकी मजबूरी ख़त्म हो जाएगी। फिर आप एक सख्त एक्शन लेंगे, सारे उधर के ठिकाने जो है वो ख़त्म करें, इधर के ठिकाने ये ख़त्म करें, बाहमी यानी कि अफवाह तफहीम से मामला हो, तो ये दहशतगर्दी के नासूर से हमें खलासी मिल सकती है। सही हो गया। अब कुछ बात करते हैं पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर की। इस वक्त मजमूई तौर पर जो में सूरत हाल देख रहे हैं उसके हवाले से, मकबूजा कश्मीर और इंडिया, पाकिस्तान और अमेरिका, क्या आपको नहीं लगता है कि ये दोनों मुमालिक आपस में बैठकर गठजोड़ करते हैं और बाकायदा प्लानिंग के तहत पाकिस्तान और कश्मीर को इन्वॉल्व रखना चाहते हैं और उन पर जुल्म सितम का ये सिलसिला जारी रखना चाहते हैं? आप देखिए, जिस समय पहले अर्ज कर रहा हूँ, ये इंडिया का मसला है। कश्मीर का इशू जो है वो इंडिया ने खुद क्रिएट किया था। ठीक है। जब तकसीम हिंद हुई थी और पाकिस्तान की क्रिएशन हुई थी, तो उस वक्त ही उसके जहन में था कि उसने पाकिस्तान को एक मजबूत मुल्क की हैसियत से कायम नहीं रहने देना। वो तो उस वक्त तो नेहरू साहब क्लेम भी करते थे कि ये 6 महीने बाद ये इंडिया रगड़ते फिर हमारे पास आ जाएंगे। तो उनके ख्वाब तो चकनाचूर कायदे आज़म की एक फहम बसीरत ने उनके ख्वाब चकनाचूर किए थे, जिससे उन्होंने एक हिकमत अमली, खुददारी वाली हिकमत अमली बनाई थी। अगर उसी पर अमल पैरा हम रहते तो आज हमें किसी का मरहून मिन्नत हम ना होते, हम खुद एक यानी कि एक तरक्की याफ्ता जो ममालिक है उनकी सफ़ में इस वक्त शामिल होते। तो ये हमारा अलमिया है कि वो कायदे आज़म के जो असूल हैं वो फरामोश कर दिए। हमारे बाद में आने वाले कायदीन ने, उनके अपने मुफादात थे, अभी तक वही उन्हीं मुफादात के ज़ेर असर हमारी हुकूमतें बनती हैं, टूटती हैं, सब कुछ होता है। तो इसमें हम ये कहें कि इंडिया हमारा कभी खैर खा हो जाएगा, ये तो मेरा ख्याल है इस चैप्टर को तो क्लोज़ कर देना चाहिए। क्योंकि अगर इंडिया ने दुश्मनी की नीयत से कश्मीर इशू क्रिएट किया था और इस वक्त तक वो इस इंतहा तक जा चुका है कि वो अटूट अंग भी कहता है, उसने अपने आइन में तरमीम करके कश्मीर को अपनी रियासत का दर्जा भी दे दिया हुआ है और उसके बाद उसकी नज़रें जो इधर पाकिस्तान की तरफ कश्मीर है, यानी कि हम पर एक वो रखने के लिए, दबाव रखने के लिए उसने एक ये भी हवा खड़ा किया हुआ है कि ये पाकिस्तान इस पर कब्जा किया हुआ है, ये भी हमारे हिस्से में। तो ये सोच जो इंडिया की है, और इसको फिर अमेरिका जो है वो, जिसका मैंने पहले अर्ज किया कि अमेरिका के अपने मुफादात हैं इस खित्ते में, वो एक तो अपनी मंडी यहाँ
मुस्तकम उसकी असले की जो मंडी है जहाँ ये खलफशार पैदा रहेगा, इंतशार रहेगा, जंगो जदल की कैफियत रहेगी, तो अमेरिका के हथियार जो है वो बिकते रहेंगे यहाँ। एक तो उसका ये मुफाद है। दूसरा वो जो एक अपने तय उसने अपने आप को सुपर पावर बनाया हुआ है, तो उसे एक थ्रेट है यहाँ से, चाइना से। रशिया सोवियत यूनियन के तो टुकड़े हो गए, अभी रूस कुछ अंगड़ाई ले रहा है, लेकिन इसके अलावा जो रशिया चाइना है वो उसके लिए एक बड़ा थ्रेट है अमेरिका के लिए। तो उसने फिर अमेरिका ने अब स्ट्रेटजी के तहत इंडिया को अपना फितरी इत्तेहादी करा दिया। हालांकि आप देखिए, आप माजी का थोड़ा सा जायजा ले तो इंडिया की अलाइनमेंट थी सोवियत यूनियन के साथ। सही। हम शुरू दिन से पाकिस्तान के पलड़े पे पड़े हुए, ठीक है ना। लियाकत अली खान है वो कहते हैं कि वो पहली गलती वही हुई थी कि रशिया की तरफ से दौरे की दावत थी तो वो ठुकरा दी उन्होंने और वो अमेरिका चले गए थे। तो उस वक्त से हमारे साथ जो मामला हुआ, फिर वो ताकत का तवाज़ुन ऐसा बिगड़ा कि फिर बिगड़ा ही रहा, ठीक है ना। तो अब अगर ये अंगड़ाई ले रहे हैं थोड़ी सी, इसमें जाहिर है चाइना रशिया का भी एक मुफाद है, अमेरिका का अपना मुफाद है, और पाकिस्तान हमारा तो मुफाद हमारी सलामती से रिलेट करता है सीधा सीधा। अगर हमें इन दोनों के मुआवनत से, दोनों के साथ हमारे दिफाई समझौते भी है ना, इन दोनों की मुआवनत से हमें अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ की सहूलत मिलती है ज़्यादा आसानी से, तो इससे ज़्यादा बेहतर हमारे लिए कोई साजगार फिजा तो नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक है, हमें प्रैक्टिकल होके अब जरा सोचना होगा। हमें वो जो वफादारियों की गेम थी, इमोशनलिज्म की गेम थी, अब वो बंद करनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। अमेरिका का जो डूम और का मुतालबा अब हमें उसे इनकार करना होगा वाज़ेह मौक़िफ़ के साथ। उसको तो बिल्कुल ठोकर मारनी चाहिए। अच्छा, ठोकर जूते की नोक पे रखना चाहिए, अब मैं तो ये कहता हूँ। ठीक है, देख लें अब इस किस्म के स्टेटमेंट हमारी गवर्नमेंट की तरफ से भी आने चाहिए ना, जरूर आने चाहिए, ऐसा मौक़िफ़ लेना जरूर आने चाहिए, खारजा की तरफ से भी कुछ ऐसा बयान आना चाहिए। इस वक्त जो एक टेम्पो क्रिएट हुआ है ना, इस वक्त जो फिजा बनी हुई है, इसमें मेरा ख्याल है हमें अपनी जो खारजा पॉलिसी है उन पर नज़रसानी ज़रूर करनी चाहिए, उनको कौमी तकाज़ों और मुफादात से हम आहंग करना चाहिए। कुछ ऐसी फिजा है भी हमारे अपने दफ्तर खारजा की तरफ से भी, नवाज शरीफ साहब की तरफ से भी ऐसे हौसला अफजा स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं हम कि इंशाल्लाह। सैयद साहब, मुझे अगली खबरों की जानिब बढ़ना है, लेकिन मैं थोड़ा सा मौजू से हट के बात कर रही हूँ, लेकिन मैं जानना ज़रूर चाहूँगी इस सवाल का जवाब। आपको नहीं लगता है कि कुछ आइंदा आने वाले चंद साल में कुछ सूरत हाल हमारी खारजा पॉलिसी के हवाले से अगर हम बात करें तो कुछ मजमूई तौर पर चेंज होती हुई नजर आ रही है? हमारी खारजा पॉलिसी के हवाले से कुछ चीज़ें अब वही वो, जैसे मैंने एक दफ़ा पहले भी ये बात की थी कि जिस तरह से हमने न्यूक्लियर ताकत बनते वक्त हमने एक चीज़ सोची थी कि ये हमारा मुल्की मुफाद का फैसला है और हर हुकूमत की कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए है कि इसको हमने जारी रखना है, और वो हर हुकूमत की प्रायोरिटी में रहा था। अब आपको नहीं लगता है कि कुछ ऐसे डिसीजंस पाकिस्तान के हवाले से होने वाले हैं जो हर हुकूमत की पॉलिसी का शाखसाना होंगे? इसमें शाखसाना का लफ्ज़ शायद मुनासिब नहीं होगा, ज़रूरत है हमारी इस वक्त। अच्छा, ठीक है ना। पहली हुकूमत, अब अगर इस वक्त हमारी हुकूमत कुछ अच्छे डिसीजन करती है तो वो आने वाली हुकूमतों के लिए क्या वो साबित नहीं होंगे? अब देखिए ना, आने वाली कौन सी हुकूमत आती है। इस वक्त तो जो मामला चल रहा है, ये धरने वरने, ये तो कोई ऐसी एक साजिश चल रही है ना कि इस हुकूमत की बसात, जो जमहूरियत की बसात लपेटी जाए। सही। तो आने वाली हुकूमत अल्लाह ना करे कि वही हो, वो मेरे अजीज़ हम वतनों का नारा लगा कर जो आते हैं और फिर 11-12 साल तक मुसल्लत रहते हैं बंदूक के ज़ोर पर। अल्लाह ना करे कि वो फिर ऐसी फिजा हो, तो उनके अपने फिर मुफादात होते हैं। ठीक है ना। एक यका तन्हा इक़्तिदार, उसके पीछे अवाम की सपोर्ट तो नहीं होती ना, तो उन्हें अपने इक़्तिदार को मेंटेन करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए फिर बड़ी मुफाहमतों से काम लेना पड़ता है, मुसलतों से काम। ये मुशर्रफ साहब ने जो एक टेलीफोन कॉल पर जो ढेर हुए थे वो इसी वजह से हुए थे। ठीक है, लेकिन आसिफ साहब, आपको मेरा सवाल यही है कि आपको ऐसा लगता नहीं है कि बहुत बेहतर सूरत हाल बनने वाली है इससे, इन सारी चीजों से हट के भी? बिल्कुल है। अगर मतलब ये सारी चीजें भी अब कहीं ना कहीं बंद होती हुई नजर आ रही है। मेरी ये आप समझे कि दाना राय ये है कि अगर हमने सिस्टम को मुस्तहकम कर दिया, इस वक्त जो जमहूरी निज़ाम है इसमें किसी किस्म का रखना पैदा ना होने दिया, इसको हमने इस्तेहकाम दे दिया, तो मेरा ख्याल है कि हमारी जो एक समत है वो मुतय्यन हो जाएगी खारजा पॉलिसी के हवाले से भी और कौमी खुददारी के हवाले से। ज़ाहिर उसमें खारजा पॉलिसी जो है
उसमें कौमी खुददारी और खुद मुख्तारी के तकाज़े सामने रखे जाएंगे तो वो एक अच्छी पॉलिसी होगी। बिल्कुल ठीक है। मेरा सवाल आपसे यही था कि आप क्या फोर्सी करते हैं, आपकी जो सियासी बसीरत या आपकी अगर मजमूई तौर पर मुल्की हालात के हवाले से, तो आपकी बसीरत क्या कहती है कि हमारी इस हुकूमत को, अगर जैसे हम बात कर रहे हैं कि थोड़ा सा हालात साजगार किए जाएं हुकूमत के लिए, वक्त पूरा करने दिया जाए, कुछ ऐसी पॉलिसीज तश्कील दे ली जाएंगी जो आने वाली हुकूमतों के लिए लाजिम होगा कि उनको कंटिन्यू किया जाए? ये पॉलिसियाँ इरफाना बनती हैं दबाव के तहत। ठीक है। अगर हुक्मरान जो है उनके जहन में ये हो कि उन्हें चैलेंज करने वाला कोई नहीं है, ठीक है, तो फिर उनकी पॉलिसियाँ कुछ और होती हैं, फिर वो पॉलिसियाँ होती हैं मनमानी। सही, वो सोच उनकी बिल्कुल ठीक। मनमानी हो जाती है। बिल्कुल ठीक उसमें है, जो अब फिर तक होता आ रहा था। उसमें ना आवाम के फ़ायदे का सोचा जाता है, ना मुल्क और कौम का सोचा ठीक जाता है। है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जमहूरियत की यही हुस्न होता है कि इसमें जो अपोजिशन है जी। वो अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो जमहूरियत की गाड़ी जो है ना वो ज़्यादा सुबह खराबी से ट्रैक पर चलती रहेगी। ठीक है। हुक्मरान जो हैं वो भी अपने कैंडे में रहेंगे, ठीक है ना, उन्हें भी यानी कि एक थ्रेट उनके सामने होगा कि हमने अगर इधर उधर हेर फेर की कोशिश की तो हमारे पीछे लगे हुए लोग, ठीक है ना, तो इस तरह वो फिर एक स्मूथली इस्तेहकाम की मंजिल जो है जमहूरियत की वो हासिल होती रहेगी। लेकिन अगर हर 2 साल 3 साल बाद आप जमहूरियत को डी ट्रैक करेंगे, उसकी गाड़ी को पटरी से उतारेंगे और उसकी जगह फिर मेरे अजीज हमवतनों वाले आएंगे, तो उनका अपना एजेंडा, अपनी पॉलिसी होती है, फिर वो मनमानियाँ होती हैं। उसमें तो कोई यानी कि वो तो सिर्फ अपने इक़्तिदार का देखते हैं कि हमने अपने इक़्तिदार को किस तरह मजबूत करना है, ठीक हो गया। किस तरह हमने तसलसल देना है। वो फिर अपने नए तजुर्बात करते हैं जमहूरियत की, वो अपनी तर्ज की जमहूरियत लाते हैं। जैसा अयूब खान का देख लें आप, ज़िया-उल हक देख लें, मुशर्रफ देख लें, उन्होंने अपने अपने जो निज़ाम जमहूरियत का लेबल लगाकर जो लाए, या जमहूरियत की उससे बिसात लपेट दी जाती है। जमहूरियत का बिल्कुल मुद्दा खराब होता है, बिल्कुल जमहूरियत बेहतर नहीं होती। बिल्कुल ठीक हो गया। तो इसलिए- ये खुर्शीद साहब जो हैं, खुर्शीद शाह साहब, वो कुछ ऐसी इंडिकेशन देते हुए नजर आ हाँ, रहे हैं। वो अच्छी बात है, क्या कहते हैं आप? अच्छी बात है। मैंने देखा है खुशी मतलब ये सिर्फ फॉर द सेक ऑफ प्रेशर जो हम बात कर रहे हैं कि कुछ थोड़ा सा दबाव रहना चाहिए है, इस किस्म का दबाव डेवलप करने के लिए इस यही किस्म के बात है कि बयानात आते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि इमरान खान भी अगर वाइजली एक डेमोक्रेटिकली अगर अपोजिशन लीडर का किरदार अदा करें और पार्लियामेंट के अंदर रहकर किरदार अदा करें, तो मेरे ख्याल इससे बेहतर हमारे लिए कोई अच्छी अपोजिशन नहीं हो सकती। ठीक है। लेकिन उनका मतलब नज़र ही कुछ और है। वो पार्लियामेंट की सियासत करना ही नहीं चाहती, पार्लियामेंट के अंदर रहना ही नहीं चाहते, वो सड़कों पर आकर हल्ले गुल्ले की अच्छा, इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि वो पार्लियामेंट में रहना चाहते हैं लेकिन पार्लियामेंट में उनकी सुनता कोई नहीं। नहीं, ये गलत बात है। आप यानी कि पार्लियामेंट का रिकॉर्ड उठाकर देखें, इमरान खान की कितनी वहाँ मौजूदगी है। ये 3.5 साल के अरसे में 5 बार इमरान खान साहब पार्लियामेंट के हाउस में आए और वो भी मखसूस हालात थे जब उन्हें आना पड़ा था। इसके अलावा तो वो समझते हैं कि पता नहीं वो क्या उनके जहन में है कि पार्लियामेंट का इदारा जो है उसकी क्या कदर कीमत है, ठीक है ना। अगर कोई ऐसी अहमियत का उन्हें एहसास हो कि जिस फोरम के लिए अवाम ने मुंतखब करके उन्हें भिजवाया है, अगर उस फोरम पर मौजूद ही नहीं होंगे तो अवाम के हकूक़ की बात कैसे करेंगे, वो सही कैसे मनवाएंगे। तो यही एक है कि पार्लियामेंट में रहने की क्या बात है। अब इन्होंने पिछली धरना सियासत में तो इन्होंने इस्तीफे दे दिए थे, क्या दिलचस्पी, आप यानी कि पार्लियामेंट के अमूर में इनकी क्या दिलचस्पी थी। अगर दिलचस्पी होती तो पार्लियामेंट के अंदर रहते, तो एहतिजाज करते। पार्लियामेंट से बाहर बैठ के निजाम चला लेंगे खान साहब? नहीं, निजाम फिर जो चलाना चाहते हैं जिस किस्म का, वो फिर इसी उनके किस्म हाथों का का खिलौना ही निजाम बनेगा चलेगा, ना। धरने होंगे, सियासत इसी तरह से सड़कों पर होगी, बिल्कुल, एहतजाज होंगे। बिल्कुल। और ये तो पागलपन है, मैं कहता हूँ, इनके हाथ में कुछ नहीं आना। अच्छा, 2 नवंबर के हवाले से आप क्या कहते हैं? कुछ नजर आ रहा है सामने? होगा देखिए- धरना, नहीं होगा? देखिए इसमें ये फैसला होगा, नहीं होगा? इसमें सिग्निफिकेंट ये है कि वक्त कौन सा सिलेक्ट किया है इन्होंने। अब आर्मी चीफ की रिटायरमेंट है 29 नवंबर को, तो इन्होंने 2 नवंबर की तारीख दी है। तो एक प्रेशर जो है ना, एक किस्म का इस वक्त जो हुकूमत पर प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है। एक तो ये अगरचे आर्मी चीफ साहब ने खुद ऐलान किया है कि उन्होंने एक्सटेंशन नहीं लेनी, लेकिन हालात कुछ ऐसे पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि उन्हें जुज़्वे ला जनफक बनाया जाए फिर सिस्टम के साथ, कि इनके बगैर गुजारा नहीं होता। एक इंडिया का थ्रेट एक सामने कि उधर से ख़तरा है, तो एक ऐसी एक सोच आती है सामने कि अगर क़यादत जो है वो एक होगी, यकसानियत होगी क़यादत में, कंसिस्टेंसी होगी,
तो वो थ्रेट्स जो इस वक्त दरपेश है उनका बेहतर तौर पर सामना करेगी, मुकाबला करेगी। ठीक है। एक ये एक यानी इस सोच को आगे बढ़ाने की ठीक है। कोशिश की जा रही है, और ये सोच भी ज़ाहिर है फिर उसी आर्मी चीफ साहब को आगे कंटिन्यू रखवाने की है। बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन दूसरे हल्के ये भी तो कहते हैं कि जितनी मजबूत पॉलिसीज या जितना मजबूत टीम बना दी आर्मी चीफ ने, अगर क़यादत बदलती भी है और इसमें नए देखिए, आर्मी चीफ का इसमें आर्मी इंतखाब चीफ होता का भी है कमाल, तो उसमें- मैं नहीं कहता कि आर्मी चीफ ने मजबूत टीम, इतनी तरबियत होती है फौज पाकिस्तान, मैं तो ये मेरी ये राय है कि ये होना ही नहीं चाहिए। ये एक्सटेंशन वाली जो बात है ना, जी जी पीछे जो बैठे होते हैं वो भी बहुत यानी कि आप Skilled। समझे कि वो इस फील्ड बिल्कुल के ठीक। मास्टर होते हैं, सही। और किसी पर आप डिस्ट्रस्ट नहीं कर सकते। सही, ये सही, डिस्ट्रस्ट सही, करने सही, वाली सही, बात है कि आप इनको कंटिन्यू करेंगे तो जो पीछे बैठे हैं शायद वो इतने कैपेबल नहीं है कि आप उनको बिल्कुल नहीं ठीक, लाना बिल्कुल चाहते। ठीक है, तो एक तो उनकी हार्ट बर्निंग भी होती है। ठीक है। तो अगर ये सिस्टम आप इसी तरह मेरिट पर, जिसकी सीनियरिटी है, मैं तो ये कहता हूँ कि जिसकी सीनियरिटी है ना, ठीक है। उसको आप मेरिट पर ऑटोमेटिकली तो फौज वो इदारा है जो बहैसियत इदारा काम जी, करता है, बिल्कुल। उसमें क़यादतों के या जी, बिल्कुल। चेहरों के अब इसमें भी आप देखिए वो सीनियरिटी वाली बात हो रही, कि 4-5 नाम सामने आए हैं तो अब देखिए नवाज शरीफ साहब ने किसको सिलेक्ट करना है उसमें से। इसमें भी थोड़ी सी यानी कि एक आप समझ लें कि फौज की डिसिप्लिन जो है उसकी सफ़ों में एक थोड़ा सा एक खलफशार होता है कि अगर 5वें नंबर से उठाकर आप किसी को आर्मी चीफ बना देंगे तो वो भी एक किस्म की हार्ट बर्निंग वाली बात है। बिल्कुल ठीक है। एक ही बात है कि आप इस यानी कि अब आर्मी ये चीफ को जिम्मेदारी भी हमारे वज़ीर-ए-आज़म के कांधों पर है, आर्मी नातवा चीफ को कांधों कंटिन्यू पर। रखें सही। तब भी वही सूरत हाल है, आप 5वें नंबर से उठा के किसी को लाए तब भी वही सूरत हाल बिल्कुल ठीक है। है। तो मेरा ख्याल है अगर ये ट्रेंड सेट हो जाए कि जो सही सीनियर फैसला करना मोस्ट पड़ेगा इस वक्त, और बहुत जो सीनियर मोस्ट है, जिसमें आप सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेंड एक सेट किया सही। है कि जो सीनियर मोस्ट जज होता है वो चीफ जस्टिस हो जाता है। इसी तरह आप अफवाज पाकिस्तान की क़यादतों में भी यही ट्रेंड सेट कर लें कि जो सीनियर मोस्ट है उसको कमान दे दे तो कुछ झगड़ा ही ना रहे। सही। ठीक है ना, ये इख्तियारात की जो कश्मकश है ये खत्म हो और ये जाएगी। फैसला आपको लगता है समझदाराना फैसला हो जाएगा? अल्लाह करे, हम तो दुआ कर सकते हैं। ठीक है, होता हुआ नजर आता है? मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ। सिर्फ दुआ कर सकते हैं। चलें ठीक है, मतलब आपसे मैं जो बात सुनना चाह रही थी आपने उसकी तरफ जाने से इनकार कर दिया। चलें सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान ने इस्तीफा दे दिया, क्या कहते हैं इस हवाले से? वो तो कहते हैं कि देखिए, ये मैं ज़ाती समझता वजूहात की बिना पे दिया है। इकबाल हमीदुर रहमान साहब बहुत कैलिबर वाले आदमी हैं। ये जस्टिस हमीदुर रहमान के बेटे हैं। हमीदुर रहमान का नाम आपने सुना है, हमीदुर रहमान कमीशन, वो जो बांग्लादेश बना था, तो वो कमीशन बना था, तो वो इनके वालिद थे जिन्होंने वो हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट जो कभी मंजर आम पर नहीं आई, यानी कि एलानिया, वो भी कैलिबर वाले जज थे हमीदुर रहमान भी। ये उनके बेटे, ये हाईकोर्ट बार के सेक्रेटरी भी रहे हैं, और मैं पर्सनली मेरे इनके साथ बहुत अच्छी न्यारबंदी रही है मेरी, और मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ इनको इनके किरदार के हवाले से। जितना आला किरदार इनका है, मेरा ख्याल है अदलिया, मौजूदा अदलिया में शायद ही कोई ऐसा जज इस कैलिबर का हो। अच्छा। अब देखिए, इन्होंने एक मिसाल क्या सेट की है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सेक्रेटरी ने पता नहीं किस बेस पे इनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया। ठीक है। तो इन्होंने ये मुनासिब समझा है कि बजाय इसके उस रेफरेंस में आके, जाहिर जब कार्रवाई होगी तो जिसने रेफरेंस दायर किया है वो कोई ना कोई ब्लेम लगाएगा, गलत सलत जो भी है। तो इन्होंने ये मुनासिब समझा कि मैं खुद ही ऑनरेबली इस्तीफा दे दिया जाए। और ये पहली मिसाल है सुप्रीम कोर्ट में कोई सिटिंग जज जो है अपने आप आज खुद इस्तीफा देकर अदलिया से बाहर आया। आज तक ऐसा नहीं हुआ। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 2-3 जजों के खिलाफ रेफरेंस हुए थे, एक को टर्मिनेट किया गया था, ठीक है ना, लेकिन आज खुद इस्तीफा दे के, ये मैं कहता हूँ कि ये इससे बड़ी वकार वाली बात कोई नहीं। और जो इसी को आप सामने रखें, हमारी सियासत में भी आप देख लें, अगर किसी पर एलिगेशन लग रहे हैं, मतलब हमारे पनामा लीक्स वाला जो इशू है इसको ही देख लें, वहाँ इस्तीफे वाली बात हो रही है, तो इस मिसाल को सामने रखें कि सिर्फ सिंपल एक रेफरेंस दायर हुआ है और वो इस्तीफा देकर बाहर आ गए। इसी तरह आप कौमी सियासत में आप मिसाल कायम करें, आप पर इल्ज़ाम लगा है तो आप भी इस्तीफा दे दें, ठीक है ना, इसमें क्या मुज़ायके वाली बात है। आप मकबूल लीडर हैं कौम के, अगले इंतखाबात आएंगे तो आप दोबारा इलेक्ट होके आ जाएंगे। रेफरेंस दायर हुआ है, मुतालबा ठीक है, तो दे देना चाहिए। क्या दे देना चाहिए? बिल्कुल दे देना चाहिए। सही, मैं यही मैं कह रहा हूँ कि इसको मिसाल बना ले। इकबाल हमीदुर रहमान साहब ने पहले भी कहा कि क़यादतों से कुछ नहीं होता है, पॉलिसीज सेम रहनी चाहिए। अगर पॉलिसीज आपकी वैसे ही चल रही हैं और वो मुल्क के मुफाद के मुताबिक चल रही हैं तो ठीक है। अच्छा, यानी कि आपके ख्याल में इस्तीफा होना चाहिए वज़ीर आज़म का, ठीक हो गया। चलें कुछ आगे खबरों के सिलसिले को बढ़ाते हैं, कुछ बात करते हैं। हमारी अब मजमूई तौर पर इस वक्त जो सियासत सूरत हाल इख्तियार किए हुए हैं, मैं मुख्तसरन आपसे उससे जानना चाहूँगी, उसके बाद आगे बढ़ूँगी।
आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला किस किस्म का आने वाला है? देखिए, हम कौन होते हैं फैसले पर फैसले आने, लेकिन अभी आप- कार्रवाई आपकी कार्रवाई सियासी- अभी शुरू ही नहीं है सियासी और बसीरत के हवाले से मैं थोड़ा सा हमें आपसे कोई ये जरूर तबसरा जानना करना भी नहीं चाहूंगी। चाहिए। ये अच्छा। सब जुडिस मामला होता है ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के। मैं तो बल्कि हमने तो ये इदारिया भी लिखा है कि ये कार्रवाई शुरू हो गई है अब सुप्रीम कोर्ट की 2 नवंबर से शुरू, 1 नवंबर से शुरू होने वाली। तो इनको पटिशनर्स को भी और हुकूमत को भी बिल्कुल ठीक है। इनको अपनी बयानबाजी के जो टोकरे हैं ना, पिटारियां, वो बंद कर देनी चाहिए। अब ठीक है। अदालत की मुआमलत करे आप उस केस में। दरखास्त गुजार जो है इमरान खान साहब भी और दूसरे पिटिशनर भी हैं, वो गलियों में सियासत ना करें। आप ठीक है। अदालत की मुआमलत करें। आप आपका जो मकसद है, आपने इंसाफ लेना है ये पनामा लीक्स के हवाले से, तो अदलिया ने टेकअप किया, आप खुद गए हैं दाद रसी के लिए, तो आप उसी तक रहें। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, मेरा ख्याल उन्हें भी अब जो जवाबी जलसे हैं, जुलूस हैं और बयानबाजी जो है, वो मेरे ख्याल सिलसिला अब ख़त्म कर देना चाहिए, ताकि ये आज़ादाना तौर पर अदालत को मौका मिले इस कार्रवाई को करने का और फैसला सादर करने का। वरना ये जिस तरह होता है, ये इस तरह फिर अदालती अमूर में मुदाखलत समझी जाती है। ये जो मामलात होते हैं, एक मामला अदालत में ज़ेर समाअत है और आप अदालत के बाहर उस पर तबसरे कर रहे हैं, तो इससे अदालत को मुतासर करने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल ठीक हो गया। चलें, सिराजुल हक के बयान के हवाले से कुछ बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि अवाम शेर हैं, हुक्मरान तो बस इक्तदार लेके बैठे हुए हैं, दिखाने के लिए शेर। हुक्मरानों का सिंबल तो शेर है ना, सिंबल शेर है। ठीक है, तो अवाम हमारे जो है वो सही मानों में शेर हैं। अल्लाह करे वो शेर बन एक सिंबॉलिक शेर है और एक ओरिजिनल शेर है। अवाम ओरिजिनल शेर है, ये कहेंगे आप? चलो ठीक हो गया। अच्छा, नजरिया पाकिस्तान के हवाले से जो उन्होंने कहा कि इसका दिफा करेंगे और हमेशा करते रहेंगे, और ऐसी क़यादतें जो नजरिया पाकिस्तान से सिराजुल हक साहब ने किसी भी तरह से, हाँ जी, मुतसादे में उन्हें मुल्क में बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या कहते हैं उनकी स्पीच के हवाले से? देखिए, उनका जलसा जो है पेशावर का बिलाशुबा बहुत बड़ा जलसा था। ठीक है। अगर आप कंपेयर करें इमरान खान के जलसे से, बड़ी बातें होती हैं। ये रायविंड वाला जलसा हुआ है, इसकी गैदरिंग देख लें और सिराजुल हक के जलसे की गैदरिंग देख लें, तकरीबन डबल आपको नजर आएगी। ठीक है। लेकिन ये अलमिया है कि यहाँ शोर शराबे वाली सियासत होती है, तो इसको हमारा मीडिया भी बहुत कवर करता है। सही। वहाँ शोर शराबे की मैं समझता हूँ कि ऐसी नहीं है, लेकिन मीडिया की नज़र उधर नहीं जाती। सही। अगर कंपेयर करें आप उस जलसे का, वैसे तो ये होता है कि जलसा कोई पैरामीटर नहीं होते किसी की मकबूलियत जांचने के लिए। इंतखाबात के जो रिजल्ट सामने आते हैं वो इसका सबूत है कि किसके बड़े जलसे की वजह से कितने वोट मिले और किसके छोटे जलसे की वजह से कितने वोट मिले। ऐसी तो बात है नहीं, ठीक है ना। तो बहरहाल एक इश्यूज की बात है। सिराजुल हक साहब ने जो बातें की हैं वहाँ उस जलसे में, और अगर उन्होंने पाकिस्तान की नज़रिया पाकिस्तान के हवाले से बात की है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक किस्म का आप समझ लें कि जिस तरह एक उनकी पहली क़यादत जो थी क़याम पाकिस्तान की तहरीक पाकिस्तान जो थी, उसमें तो उन्होंने मुखालफत की थी ना पाकिस्तान के क़याम की। बिल्कुल ठीक तो ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान जब तश्कील पाया तो उसके बाद फिर उन्होंने पाकिस्तान के साथ मुफाहमत की उन्होंने कि एक मुल्क बन गया है, तो ये अब हमारा मुल्क है। तो उस हवाले से मेरा ख्याल है इस वक्त आप देखिए जो जमात इस्लामी का जो एक है जो फ़लसफ़ा, जो मंशूर, जो माटो है, उसमें कश्मीर के लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आवाज़ जो है वो जमात इस्लामी की तरफ से ही उठती है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाने का। सईद आसिफ नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। इरफाना सईद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।